नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करांगा कि बढ़िया हो। अब तक हमने हमारी एक पुस्तक को संपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया है, यानी उसका पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था इतिहास। अब हम हमारी कक्षा 10 की दूसरी पुस्तक के अंदर चलते हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति यानी ये पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है। अब इसके अंदर पहला शब्द है लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र। तो इसी से प्रारंभ करते हैं। इस पुस्तक के बारे में पहले जानते हैं कि लोकतंत्र क्या था, उसके बाद इसका जो प्रथम पाठ है सत्ता की साझेदारी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जड़ की बात करते हैं भी, आखिरकार लोकतंत्र है क्या, कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। जैसा आपने पहले देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जनता पर जनता द्वारा शासन, ये सबसे कॉमन लाइन इसकी, कि जनता पर जनता के द्वारा शासन। यानी जो जनता है, यानी जो लोग हैं, वही तो क्या करेंगे, जनता होगी। यानी जनता पर जनता द्वारा शासन, यानी जनता जो है, यानी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को क्या करेंगे, चुनेंगे और उनके द्वारा सरकार बनाएंगे। यानी जनता जो है वो अपने में से चुनकर ही लोगों को क्या करेगी, सरकार बनाने के लिए भेजेगी, और वो सरकार जो है वो उन्हीं लोगों को पर क्या करेगी, शासन का कार्य करेगी। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोच्च स्थान पर होती है, सर्वोच्च पद के ऊपर होती है। इसे बोलते हैं लोकतंत्र, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है किसी के साथ नहीं किया जाता। जो योग्य होता है उसी को वो पद मिलता है। ये लोकतंत्र का अर्थ होता है। अब इसी के साथ हम हमारा प्रथम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। नाम से पता चल रहा है सत्ता यानी शासन। देखो, इसके अंदर आपको एक चीज पे गौर करना पड़ेगा भाई। इस पुस्तक के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के आती है वो ये आती है कि इसकी जो हिंदी शब्दकोश है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या बच्चे उन शब्दों को समझ नहीं सकते या समझ नहीं पाते, जिसके कारण ये किताब जो वो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बच्चों के लिए, यानी थोड़ी सी दुविधापूर्ण हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उन शब्दों को तोड़ेंगे और फिर उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस पुस्तक को जितनी सरल भाषा में हो सके उतनी सरल भाषा में हम चेंज कर सके। तो चलो आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी। सत्ता का अर्थ होता है शासन। कि शासन कौन कर रहा है, की का अर्थ तो की होता है साझेदारी, यानी उसमें हिस्सा होना, हिस्सा होना। यानी जो शासन चला रहा है उसमें किस प्रकार से सभी को उनका हिस्सा मिलता है, या किस प्रकार से शासन की इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि उसके अंदर लोगों को हिस्सा दिया जाए या लोग उसके अंदर जुड़ जाए। यानी सभी का एक सुचारू, एक अच्छे ढंग से शासन चल सके, इसके लिए जो हिस्सेदारी तय की जाती है या लोगों को जो उसमें जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। के शासन में लोगों को अलग अलग संस्था बनाकर, अलग अलग अंग बनाकर, अलग अलग लोगों को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाए ताकि सभी लोगों का समुचित विकास हो सके, उसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अब पहली बात जो दिमाग में आती है कि भी क्यों, कि चलो ठीक है भाई, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है सभी को उसके अंदर जोड़ना, जिसके कारण सभी का विकास हो सके या सभी एक समान हो। क्यों, जरूरत ही क्या भी इसकी, किसी भी चीज की जरूरत ही क्यों है। अगर जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, ऐसा कोई कारण बना है जिसके कारण सत्ता के अंदर साझेदारी देना जरूरी होता है, तभी तो उसका कोई ना कोई फायदा है। वरना क्यों, हमें जरूरी क्यों है भाई सत्ता के अंदर किसी लोगों को लेके आना, जरूरी है क्यों है। इसके लिए हम दो कहानियों पर बात करेंगे भाई, दो कहानियों पर बात करेंगे जो दो देश की है। यानी दो देश है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर क्या था कि लोकतंत्र उसको अलग अलग तरीके से अपने अनुसार प्रयोग किया गया था, और फिर उसके परिणाम क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, वास्तविकता में सत्ता की साझेदारी तो जरूरत होती है। कैसे, नंबर 1 पर है श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश है ना, अपना पड़ोसी देश, और दूसरा है बेल्जियम। इन दो के बारे में पढ़ेंगे, इससे आप समझ जाओगे कि वास्तविकता में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत होती है। देखो, पहले बात करते हैं श्रीलंका की।
श्रीलंका के अंदर अगर उस समय बात करें तो दो कम्युनिटी थी, यानी दो समुदाय रहते थे। एक श्रीलंका के खुद के लोग जिन्हें सिंहली कहते थे। क्या कहते थे? सिंहली। ये दो लोग थे, दो समुदाय थे। जैसे भारत में मान लो दो बड़े समुदाय मानेंगे तो एक हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ रहते थे सिंहली और तमिल। तमिल अपने वाले, तमिलनाडु के आसपास वाले उस साइड के, इन जो तमिल भाषा बोलते थे वो एक सिंहली। इनकी जो उस समय जनसंख्या थी वो थी 74%। कितनी थी? 74%। और इनकी कितनी थी? इनकी थी लगभग 16 से 17%। लमसम लगभग है भाई, इनकी 74% लगभग थी और इनकी थी 16 से 17%। अब आपको साफ साफ देखकर पता चल रहा है कि संख्या में ज्यादा कौन है? सिंहली है। और पावर भी किसके पास ज्यादा थी उस समय? सिंहली के पास ही पावर ज्यादा थी। अब पावरफुल भी कौन था? सिंहली था। और संख्या में ज्यादा कौन था? सिंहली था। तो इन सिंहली समुदाय के लोगों ने क्या किया? इन्होंने क्या हुआ? अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, यानी अपनी पावर स्थापित करने के लिए क्या किया? इस प्रकार के नियम कानून बनाए जिसके कारण इनको जो है वो मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए और ज्यादा शक्तिशाली कौन हो जाए? सिंहली। यानी इन्होंने इसी प्रकार के नियम बनाए, इसी प्रकार के कानून बनाए, इसी प्रकार के संविधान में अनुच्छेद बनाने की कोशिश की गई, इसी प्रकार के नियम बनाए, इसी प्रकार के कानून बनाए जिनसे सिर्फ और सिर्फ सिंहली को फायदा हो, या ऐसे कुछ नियम बनाए जिससे फायदे में या बहुमत में या ताकत में सब ज्यादा कौन रहे? सिंहली वाले लोग रहे। अब इससे क्या हुआ भाई? इनके अधिकारों को छीनेंगे तो ये क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। ये तो निश्चित रूप से तय है भाई कि उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और इसका क्या परिणाम हुआ कि श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध यानी घर का युद्ध, यानी घर के अंदर के जो सदस्य हैं जो रह रहे हैं वो ही आपस में लड़ने लग गए। ये घटना हुई। लोकतंत्र तो था यहां पर भी, था या नहीं था? लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के पास क्या थी? पावर थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया, जिससे उसी देश को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। अब चलो दूसरी साइड, अब बात करते बेल्जियम की। बेल्जियम के अंदर उस समय दो समुदाय थे, एक थे डच और एक थे फ्रांसीसी, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसमें क्या है? दो भाषा के लोग थे, एक डच भाषा बोलते थे और एक फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो ये फ्रेंच भाषा वाले थे ये लगभग 40% थे और डच वाले थे लगभग 59%। ठीक है। अब इसमें ज्यादा पावरफुल कौन था? ये फ्रेंच वाले थे। संख्या में कम थे लेकिन पावरफुल कौन थे? फ्रेंच वाले थे। अब ये भी चाहते तो ये पावरफुल थे तो ये भी ये कर सकते थे ना। क्या कर सकते थे? ये भी ऐसा कुछ कर सकते थे जैसा श्रीलंका में हुआ, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1970 से लेकर 93 तक, यानी कितने साल हो गए? लगभग 23 साल के अंदर 4 अपने संविधान में संशोधन कर दिए। सुनना गौर से, अपने संविधान में 4 संशोधन किए। किस लिए? सिर्फ 2 कारण से कि इनको पता था कि हम कम में, एक तो ये, और एक कि अगर हमने भी ऐसा कुछ किया तो शायद हो सकता है हमारी स्थिति भी खराब हो। तो इन्होंने क्या किया? इस प्रकार के परिवर्तन किए। दो, चलो ऊपर लिख देता हूं यहां पे। इन्होंने 2 परिवर्तन किया। पहला क्या किया? इन्होंने सभी को समान अधिकार दे दिया। जो अधिकार है वो सभी का एक समान हो गया। सभी के जो अधिकार थे वो एक समान दे दिए गए। कैसे? इन्होंने क्या किया? जो मंत्री पद थे केंद्र सरकार में उनकी संख्या दोनों के लिए समान कर दी। अब बताओ किसके लिए लड़ाई होगी? होगी क्या? सत्ता में दोनों को समान हिस्सेदारी नहीं मिल गई क्या? क्या किसी एक के पास शक्ति थी कि वो उसका दुरुपयोग कर सके? नहीं कर सकता। इन्होंने क्या किया? दोनों को मंत्री पद जो है उनमें संख्या समान दे दी। मानो कि अगर 20 मंत्री पद है तो 10 पे ही डच लोग बैठेंगे तो 10 पे ही फ्रेंच लोग बैठेंगे। अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। किसी एक के हाथ में शक्ति गई? नहीं गई। दूसरा, एक ही हो गया। दूसरा कारण देखो, इन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार थी जो, उसको राज्य सरकार से अलग कर दिया। यानी इसने क्या किया? जो केंद्र की सरकार थी उसको राज्य सरकार से डिवाइड कर दिया कि भाई आप अपने स्तर पर काम करेंगे, ये अपने स्तर पर काम करेंगे। जिससे क्या हो? अब सत्ता के 2 भाग नहीं हो गए क्या? एक ही सत्ता में 2 की हिस्सेदारी होगी, केंद्र की भी और राज्य की भी। अब केंद्र भी कोई नियम बनाएगा तो राज्य सरकार उसमें कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट देगी, नहीं देगी? बिल्कुल देगी। और राज्य सरकार कोई नियम बनाएगी तो उसमें केंद्र सरकार अपना इन्वॉल्वमेंट देगी। यानी अब क्या था? यहां पर सत्ता किसी एक पक्ष के पास नहीं थी, लेकिन यहां पर सत्ता किसी एक पक्ष के पास
थी। तो इससे पता चलता है कि सत्ता के अंदर साझेदारी जरूरी होती है। क्यों होती है? कि अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास होगी तो हो सकता है कि वो उसका दुरुपयोग करे। अगर वो उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन यही सत्ता अगर समान रूप से बंट जाएगी तो कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता नहीं है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो अब एक प्रश्न तो यही बन रहा है सीधा सीधा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? तो सत्ता की साझेदारी जरूरी इसीलिए कि इस कहानी से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। ये इसीलिए जरूरी है कि नंबर एक, कि जो शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। यानी शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होगी तो वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। भी शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास नहीं तो वो उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? वो तो सभी के अंदर समान रूप से बंटी हुई है। नंबर दो, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि भाई लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन। अब जब लोकतंत्र जो है इसमें जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर शक्ति एक व्यक्ति के पास चले गई तो वो जनता का जनता पर शासन कैसे हुआ? अब वो एक बोलेगा वही चलेगी। यानी ये लोकतंत्र का क्या है? हनन करता है। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी हो जाएगी तो वो वास्तविकता में लोकतंत्र का कार्य करेगी। यानी लोकतंत्र की अनिवार्यता के लिए, यानी लोकतंत्र जो जरूरी है, यानी लोकतंत्र जो वास्तविक लोकतंत्र है वो कौन सा लोकतंत्र होगा? वो तभी होगा जब लोकतंत्र के अंदर सत्ता की साझेदारी होगी। अर्थ तक कोई दिक्कत है? कौन नहीं, मेरे हिसाब से तो कौन नहीं है। तो एक बार वापस रिवाइंड कर लियो। यानी यहां तक हमने ये समझ लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के जो परिणाम आते हैं अगर ना हो तो वो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे कि सत्ता के अंदर साझेदारी किस प्रकार से हम दे सकते हैं। कि भैया तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई सत्ता की साझेदारी जरूरी तो है, लेकिन हम किस प्रकार से दें सत्ता की साझेदारी? तो देखो, सत्ता के अंदर साझेदारी अलग अलग जो देश हैं वो अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से देते हैं। वो एक प्रयास करते हैं, कोई किस प्रकार से सभी लोगों को समान रखने का प्रयास करता है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सत्ता की जो साझेदारी है उसके बहुत से प्रकार है। हम पहले दो मुख्य प्रकारों की बात करते हैं, जिसमें एक तो है सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, और दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। एक तो है सत्ता का क्षैतिज वितरण और एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो, यानी सत्ता जो है उसको दो भागों में बांट दिया, एक क्षैतिज वितरण के रूप में, एक ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में। दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा किस प्रकार से। देखो, क्षैतिज वितरण में क्या होता है? देखो, क्षैतिज यानी सीधी लाइन, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। और ऊर्ध्वाधर यानी इस प्रकार की लाइन, यानी जो खड़ी लाइन बोल दो, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होगा? क्षैतिज के अंदर, इसके अंदर जो सत्ता की शक्ति है उसको इस प्रकार से बांटा जाएगा कि वो एक ही रेखा में हो, यानी उनके पास समान अधिकार हो, वो एक स्तर पर हो, उनका समान अधिकार हो, समान शक्ति हो, उसे बोलते हैं क्षैतिज वितरण। देखो गौर से, जैसे भारत में इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। जैसे एक नंबर पर कार्यपालिका, दूसरी पर विधायिका और तीसरी पर न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब बताओ, ये जो तीनों स्तर हैं, कार्यपालिका नंबर एक, नंबर दो विधायिका और नंबर तीन न्यायपालिका। अगर आप गौर से इन तीनों स्तरों को देखेंगे तो ये तीनों स्तर एक समान रूप से हैं। इन तीनों की अपनी अपनी संविधान में शक्ति दी गई है और तीनों का कार्य क्या है कि ये एक दूसरे को उसकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने देते। यानी ये क्या करते हैं? एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर विधायिका अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो उसको न्यायपालिका या कार्यपालिका रोकेगी। अगर न्यायपालिका करेगी तो ये दोनों रोकेंगे, अगर ये करेगा तो ये दोनों रोकेंगे। इसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। जिसके अंदर क्या होगा, जो सत्ता है उसके क्षैतिज वितरण में क्या होगा कि वो तीनों जो स्तर है, तीन हो चारों अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति तीनों के पास एक स्तर की होती है। यानी तीनों जो संस्थाएं होती है, तीन चार जितनी भी, वो अपने एक स्तर पर होती है। ना उसमें कोई बड़ा होता है ना कोई इसमें छोटा होता है, और कोई भी किसी को रोक सकता है उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने से। इसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। आगे बात सुने। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में देख के पता चल रहा है कि एक ऊपर आएगा तो एक नीचे आएगा। यानी इसमें क्या करते हैं, सत्ता को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि एक स्तर तो
बड़ा होता है और एक स्तर छोटा होता है, लेकिन जो बड़ा स्तर है उसको छोटे स्तर को साथ में लेकर चलना पड़ता है। छोटे स्तर की भी चलती है, यह नहीं कि छोटे स्तर की चलती नहीं है, लेकिन उसका रोल कम होता है। यानी इसमें क्या करती है, इसमें सत्ता को इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक तो पूरे देश को संभालती है जैसे भारत में, और एक अपने राज्य या प्रांत को संभालती है। तो आपको पता चलेगा जो पूरे देश को संभालेगी वो बड़ी शक्ति होगी, और जो राज्य को संभालेगी वो उससे छोटी शक्ति होगी। जैसे भारत के अंदर आपको पता है केंद्र सरकार ये पूरे देश को संभालती है, और दूसरी राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य को संभालती है। जैसे छत्तीसगढ़ की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी ना। तो इसमें सबको पता है केंद्र सरकार बड़ी होती है और राज्य सरकार छोटी होती है। तो इस प्रकार सत्ता जो वो दो भागों में बट गई। क्षैतिज विभाग में आपने देख लिया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी जो एक ही स्तर में हो, जो एक ही लेवल की हो, वो हो जाएगी सत्ता का क्षैतिज वितरण। और इसके विपरीत ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, इसके अंदर जो दो भागों में होगी, एक थोड़ा बड़ा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, जिसमें केंद्र सरकार तो पूरे देश को संभालेगी और राज्य या जो प्रांत है वो अपने राज्य या प्रांत को संभालती है। यानी ये दो जो बड़े स्तर है जिससे हमने क्या किया, सत्ता को देखो, अब सत्ता किसी एक के हाथ में क्या नहीं है। यहाँ पर सत्ता को तीन भागों में बांट दिया, तीन बराबर भागों में, और यहाँ पर भी दो भागों में बांट दिया। ना तो ये इसका दुरुपयोग करेगी, ये करेगी तो ये भी इसको रोक देगी, और इसके साथ साथ ये भी इसको रोक देगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब किसी एक व्यक्ति का जो है सत्ता के ऊपर जो है अधिकार नहीं है, विभिन्न भागों में सत्ता को बांट दिया है और भी बांटा गया। जैसे एक भाग की और बात करते हैं कि भाई ऐसे कुछ वर्ग हैं जो पहले से ही कमजोर हैं, हमें पता है कि ये जो हैं अगर चाहेंगे भी तो भी इनको सत्ता के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यानी सत्ता यानी राज मान लो, अगर अपनी बात समझ दो, यानी जो लोग राज कर रहे हैं उनके अंदर इनको आने नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार से भी इनको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए ये जो आने का रास्ता है ये थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा और लोगों से। जैसे ये मान लो कि अब एक सीढ़ी है, उस पर हम तो चढ़ जाएंगे, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति वो कैसे चढ़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सहारे का काम कर देते कि भाई लो मेरे सिर मेरा कंधा पर हाथ रख रहे हो, अब चढ़ जाओ। इस प्रकार से करते हैं, उनको सहारा दिया जाता है कि वो भी वहां तक पहुंच जाए किसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ वर्ग होते हैं, अब वे पर्टिकुलर मतलब कोई वर्ग है जो भी पहले से दबे हुए हैं, पीड़ित हैं, उनको वहां तक राज तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, सत्ता के अंदर उनकी हिस्सेदारी पहले से ही तय कर दी जाती है, कुछ उनको सुविधाएं देकर। जैसे महिलाएं, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इनकी क्या स्थिति है, और अल्पसंख्यक समुदाय, इसकी बात करते हैं, और इसके अलावा दुर्बल वर्ग, यानी ऐसे वर्ग जो लगातार शोषित होते आए हैं या जिनको समान अधिकार नहीं दिए गए, समान अवसर नहीं दिए गए, यानी ऐसे जो लोग हैं इनको क्या करते हैं, इनको सत्ता के अंदर लाने के लिए, इनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए इनको क्या कुछ विशेष छूट दे दी जाती है, जिससे क्या हो कि इनके लिए थोड़ा सा सत्ता के अंदर आने का जो रास्ता है वो इजी हो जाए। उसको आरक्षण के रूप में दे देते हैं या किसी अन्य प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं, जिससे क्या हो इनका उस सत्ता की मुख्य धारा में आना जो है आसान हो जाए और ये भी अपनी बातें रख सके। अब इसमें एक नया शब्द है अल्पसंख्यक। अल्प यानी कम, संख्यक यानी संख्या, यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग या ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग या ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम हो, वो क्या कहलाएंगे, वो अल्पसंख्यक समुदाय कहलाएंगे। जैसे कि भारत में बात करें तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय, बुद्धिस्ट समुदाय, ये और अन्य ईसाई समुदाय, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर आते हैं। तो इसे बोलते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। इन लोगों को क्या कहते हैं, कुछ विशेष छूट दी जाती है जिससे इनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी तय हो। और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो है चुनाव। अगर आपको सत्ता के अंदर सभी को हिस्सेदारी देनी है तो चुनाव जो है वो नियमित और निष्पक्ष होने बहुत जरूरी है। क्यों भाई, अगर निष्पक्ष और नियमित चुनाव नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और इससे चुनाव के कारण हिस्सेदारी किस प्रकार से तय होती है, बिल्कुल बात करते हैं। ये इस प्रकार से तय होती है कि आपको पता है चुनाव अगर 5 साल से नहीं होंगे तो जो सत्ता में उसका अकेले का राज नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यानी चुनाव तो टाइम से होने जरूरी, टाइम से चुनाव होने बहुत जरूरी है, एक चीज। दूसरी, अगर
जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होंगे, यानी निष्पक्ष, जिसके अंदर किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाए, यानी जो न्याय संगत हो, जिसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, वो कहलाता है निष्पक्ष। ठीक है, अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो उससे क्या फायदा होगी, जो योग्य व्यक्ति है वो उस चुनाव में लड़ेगा और जीत जाएगा। अब उससे उस सत्ता के अंदर उसकी हिस्सेदारी तो नहीं होगी क्या। जैसे सपोज करो कि अब जैसे मैं हूं, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूं, हालांकि मन तो थे वोट कौन दो, लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूं तो क्या होता है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं भारत के अंदर, और अगर उस चुनाव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और ढंग से चुनाव और मैं जीत जाऊं, तो मैं भी तो किसी प्रकार की कोई पद पर पहुंच जाऊंगा, पार्षद हो तो पार्षद, विधायक जो भी है वहां पहुंच जाऊंगा। अब उससे क्या होगा, अब मैं भी तो सत्ता का एक हिस्सा बन गया ना, सत्ता में मेरी भी हिस्सेदारी होगी, जबकि हूं तो मैं एक सामान्य घर से। तो इसलिए क्या होता है, चुनाव समय से होना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से हमने हमारा पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये इतिहास की तरह इसमें लंबे लंबे पार्ट नहीं है, इसमें छोटे छोटे पार्ट है, एक आधे पार्ट को छोड़कर इसको हम जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।